नमस्कार, स्वागत है। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी हैं राष्ट्रपति चुनाव। दिल्ली से लेकर रायरंगपुर में जश्न का माहौल। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही जश्न मनाया जा रहा था क्योंकि एनडीए, बीजेपी और उनके तमाम समर्थकों को ये पूरा विश्वास था कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव द्रौपदी मुर्मू ही जीतेंगी। हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं देश भर में आज किस तरह से जश्न मनाया जा रहा था। सुबह से ही खुशियां मनाई जा रही थी। ये पूरा विश्वास था द्रौपदी मुर्मू के समर्थकों को कि राष्ट्रपति चुनाव द्रौपदी मुर्मू ही जीतेंगी, जो कि एनडीए की उम्मीदवार थी। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में जोरदार जीत हासिल की है। उन्होंने विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हरा दिया है। इसी के साथ वो देश की दूसरी महिला और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली आवास की तस्वीरें, द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली आवास की तस्वीर है पहली। उसके बाद दिल्ली में किस तरह से सुबह से ही लोग जश्न मना रहे थे, उत्साह भी बढ़ा रहे थे और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास नजर आ रहा था सभी लोगों में। दिल्ली आवास धर्मेंद्र प्रधान का ये दिल्ली का आवास है जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायरंगपुर उड़ीसा की ये तस्वीरें जहां पर सुबह से ही उनके समर्थक नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे। और उसके बाद आखिरी तस्वीर भुवनेश्वर की। तो ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज सुबह से ही जश्न में डूबे हुए तमाम एनडीए के समर्थक नजर आ रहे थे। पूरी तैयारी थी कि आज मतगणना के बाद जब राष्ट्रपति की घोषणा होगी उसके बाद किस तरह से जश्न मनाया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा। एनडीए उम्मीदवार के प्रति जो भरोसा था वो सुबह से ही नजर आ रहा था कि एनडीए को पूरी उम्मीद है कि आज द्रौपदी मुर्मू ही जीतेंगी। और इसी के साथ ही इतिहास रच दिया गया है। पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हमारे देश को मिली है। बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की रणनीति ने पूरी तरह से विपक्ष को आज धराशायी कर दिया। इस राष्ट्रपति चुनाव में हर तरफ बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश भर में बीजेपी अपने जड़ें और मजबूत करने में लगी हुई है और इस राष्ट्रपति चुनाव में भी वही देखने को मिला। उपराष्ट्रपति का भी नामांकन अब से कुछ दिन पहले हुआ था। तब भी हमने देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाखड़ साहब का जो नॉमिनेशन था वो दाखिल करवाने के लिए वहां पर गए थे। और आज जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और उसके नतीजे सामने आए हैं तो भी साफ नजर आ रहा है कि लोग जश्न में डूबे हुए हैं। और तमाम लोगों के हाथ में हमने न सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीरें देखी बल्कि उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी लेकर लोग आज दिन भर सुबह से ही जश्न में डूबे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मतगणना शुरू अब हुई है लेकिन लोगों को नतीजे उसके पहले से ही पता है। लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस नतीजे की उम्मीद वो लिए बैठे हैं वही नतीजा आएगा। और इसीलिए सुबह से ही जश्न का माहौल चारों तरफ नजर आ रहा था। 5 अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा की तस्वीरें हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं, द्रौपदी मुर्मू जी के दिल्ली आवास की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान की दिल्ली आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ओडिशा की ये तस्वीरें, रायरंगपुर की, उसके अलावा भुवनेश्वर की तस्वीरें। के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है और कहीं ना कहीं पहले से ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज का ये राष्ट्रपति का चुनाव द्रौपदी मुर्मू ही जीतेंगी, क्योंकि विपक्ष भी टूटता हुआ नजर आया था। राष्ट्रपति चुनाव की जब बात आई थी, जब वोटिंग की और समर्थन की बात आई थी तो विपक्ष भी टूटता हुआ नजर आया था। एक तरफ झारखंड सरकार ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की बात कही थी, तो वहीं देखा जा रहा था जिस तरह से इस वक्त नरेंद्र मोदी की बीजेपी अगुवाई में सरकार है
बीजेपी की एनडीए की सरकार केंद्र में है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो लग यही रहा था कि द्रौपदी मुर्मू ही चुनाव जीतेंगी और इसी का नतीजा था कि सुबह से ही उनके समर्थक आज जश्न के माहौल में नजर आ रहे थे, जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे थे और यही तस्वीरें सुबह से देखने को मिल रही थी। और जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती रही, जैसे जैसे पहले चरण की मतगणना हुई द्रौपदी मुर्मू आगे थी, दूसरे चरण की मतगणना के बाद तो ये लगभग तय हो चुका था कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी और इतिहास भी इसके साथ रच दिया गया है, क्योंकि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली हैं, उन्हें राष्ट्रपति पद के कुर्सी पर आसीन किया जाएगा। तो ये देश में पहली बार हुआ है और इस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी दक्षिण में भी जड़ें पसारने की कोशिश कर रही है, पैर पसारने की कोशिश कर रही है, अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। और एक बड़े पैमाने पर बीजेपी अब जिस तरह से नॉर्थ में ये कहा जाता है कि बीजेपी अगड़े वर्ग की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, बीजेपी उस छवि से इतर काम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी दक्षिण में जो जीत अब तक बीजेपी को हासिल नहीं हुई है, जो समर्थन हासिल नहीं हुई है, उस समर्थन को जुटाने की कोशिश कर रही है और उसकी रणनीति का एक हिस्सा ये राष्ट्रपति चुनाव भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। एक आदिवासी महिला को अपने कंटेंडर के रूप में एनडीए ने उतारा राष्ट्रपति चुनाव में, जिससे कि ये जो छवि उनकी बनाई जा रही है कि बनियों की पार्टी है और अगड़े वर्ग की पार्टी है, इस छवि से बाहर निकल सके और ये बता सके कि हम समाज के हर तबके को आगे लाने का काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास जिस तरीके से भाजपा कहती है, उसी टैगलाइन पर आगे काम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीत गई हैं और 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू अपना कार्यभार बहुत जल्द संभालेंगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह से ही जश्न की तस्वीरें दिखाई दे रही थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 अलग अलग तस्वीरें जिसमें नजर आ रहा है किस तरह से तमाम जो एनडीए के समर्थक हैं और द्रौपदी मुर्मू के समर्थक हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू और इस मतगणना में, इस वोटिंग में सामने आया कि क्रॉस वोटिंग भी बहुत हद तक हुई है। असम के 22 और बिहार के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी 16 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। तीसरे राउंड में ही साफ हो गया था कि इस मतगणना का क्या नतीजा निकलने वाला है। द्रौपदी मुर्मू की पूरी वोटिंग वैल्यू जो है वो 1,05,299 रही। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दूसरे दौर की मतगणना के बाद 10 राज्यों में विधायकों के 809 मत मिले थे। तो दूसरे दौर की जो मतगणना हुई उसके बाद उनकी जो मत की वैल्यू थी, वोट वैल्यू थी, वो 1,05,299 रही और द्रौपदी मुर्मू को अब तक दूसरे राउंड की मतगणना तक 1,349 और विपक्ष के यशवंत सिन्हा को 537 वोट मिल चुके थे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विधायकों के वोटों की गिनती लगातार इसके बाद भी चलती रही और करीब 1-1.5 घंटे के बाद नतीजे आने की संभावना जताई जा रही थी और द्रौपदी मुर्मू के गांव में तभी से ही जश्न का माहौल शुरू हो गया था। जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी, पूरे देश भर में जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी थी। रिजल्ट आने से पहले ही दिल्ली से लेकर ओडिशा तक उत्सव का माहौल नजर आ रहा था और इसी बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दिल्ली आवास पर भी हमने देखा कि लोक कलाकार किस तरह से आदिवासी नृत्य कर रहे थे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांसदों के बाद विधायकों के भी वोटों की गिनती की गई और देखा यह गया कि द्रौपदी मुर्मू को कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा
जो कि विपक्ष के उम्मीदवार थे, उनसे अच्छी खासी बढ़त मिल रही थी। शुरू से ही द्रौपदी मुर्मू बढ़त बनाए हुए थी और महामहिम के लिए पहले राउंड की गिनती हो चुकी थी। दूसरे राउंड की गिनती के बाद भी द्रौपदी मुर्मू ही आगे चल रही थी और विधायकों की वोटिंग के बाद सांसदों की भी वोट्स की गिनती होनी थी। और आखिरकार जब नतीजा सामने आया तो द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी महिला, पहली बार हमारे देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीती और 15वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को वो शपथ ग्रहण करेंगी। बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से कारगर साबित हुई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी कुलदीप जुड़ चुके हैं सीधा न्यूज रूम से। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कुलदीप, आज का ये चुनाव ऐतिहासिक है, आज की मतगणना ऐतिहासिक है। सुबह से ही लोग जश्न में डूबे हुए थे, लेकिन जब मतगणना हुई तो सबसे बड़ी एक चीज जो सामने आई कि बीजेपी की रणनीति ने, नरेंद्र मोदी की रणनीति ने विपक्ष को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। क्रॉस वोटिंग बड़े पैमाने पर हुई है आज। बिल्कुल नितिशा, देखिए एक राज्य में क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, कई राज्यों में लगभग कह सकते हैं कि 10 से 12 राज्य ऐसे हैं जिसमें क्रॉस वोटिंग हुई है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एकजुट होने की कोशिश में जुटा हुआ था, उनकी कोशिशों को इस राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद जबरदस्त झटका लगा है। क्योंकि 2024 से पहले पूरे विपक्ष के पास ये मौका था कि वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए एकजुट होने का प्रयास करे और अपनी एकजुटता दिखाए भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिन लोगों से उम्मीद थी कि वो यशवंत सिन्हा को समर्थन देंगे, उनको वोट देंगे, उन लोगों ने भी जो है यशवंत सिन्हा को जो है ठेंगा दिखा दिया और उनको वोट न देकर द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। और यही वजह है कि जो उम्मीद ये की जा रही थी कि उनका जो जीत का अंतर है वो काफी बड़ा होगा, तो उस उम्मीद से भी ज्यादा बड़ा अंतर जो है द्रौपदी मुर्मू की इस जीत में नजर आ रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 3 राउंड तक जो है वोटिंग चली और तीसरे राउंड में ही फैसला हो गया कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। और 15वें राष्ट्रपति के नाम पर मोहर लगी है, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगी है और 15वीं देश की राष्ट्रपति होगी, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। तो एक तरीके से आज भारतीय लोकतंत्र में, यानी देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने एक नया इतिहास लिखा है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। और मैं जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, तो आंकड़ों से आप समझिए द्रौपदी मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले और वही अगर यशवंत सिन्हा की बात करें तो उनको 2,61,062 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। यानी वोटों का जो फासला है निशा, वो करीब 4 लाख वोटों का फासला है। तो इससे ही आप सारी कहानी समझ सकते हैं कि कितनी भारी भरकम जीत जो है वो एनडीए की संयुक्त राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने हासिल की है। यशवंत सिन्हा ने, हालांकि ये माना जा रहा था कि उनके आने के बाद ये मुकाबला जो है दिलचस्प मुकाबला बन जाएगा, लेकिन जो आंकड़े, जो नतीजे आज आए हैं उसने बता दिया कि द्रौपदी मुर्मू की जीत जो है ये एक तरफा जीत है और विपक्ष के लिए अब फिर से कुलदीप, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पहले से ही आश्वस्त था। तमाम जो समर्थक थे एनडीए के, वो आज सुबह से ही जश्न में डूबे हुए थे। सभी को ये पूरा विश्वास था कि ये जो गेम प्लान तैयार किया है एनडीए ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो गेम प्लान पूरी तरह से काम करने वाला है। क्योंकि पहले जब समर्थन देने की बात आ रही थी, उसी वक्त कई ऐसी पार्टियां थी, कई ऐसे राज्य थे जिन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो विपक्ष के साथ इस राष्ट्रपति चुनाव में, कम से कम इस राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साथ नहीं खड़े होंगे। जैसे कि झारखंड की हमने बात करी, आदिवासी कैंडिडेट खड़े थे, तो इसलिए साफ तौर पर उन्होंने सीधे तौर पर पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो द्रौपदी मुर्मू का साथ देने वाले हैं। इसी तरह से जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसने भी ये साबित कर दिया कि कुछ भी हो जाए, विपक्ष को अब
जो एनडीए है, जो सत्ता पक्ष है, वो किसी भी चुनाव में मौका नहीं देने वाले हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की भी अब जैसे जैसे सुगबुगाहट बढ़ रही है, उसमें भी कुछ ऐसा ही हाल होता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी ने पहले ही किनारा कर दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी का परचम अब पूरे देश भर में लहरा सकता है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष के लिए लड़ाई बहुत मुश्किल है और इस राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे ने ये एक बार फिर से साबित कर दिया है। देखिए पहली बार नहीं है विपक्ष ने जब भारतीय जनता पार्टी के सामने एकजुट होकर मुकाबला करने की कोशिश की हो। इससे पहले भी कई बार कोशिशें हुई है, लेकिन वो कोशिशें नीतीश कभी परवान नहीं चढ़ पाई और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 बार के आम चुनाव में विपक्ष कोई मजबूत चुनौती पेश ही नहीं कर पाया। और 2024 की जिस तरीके से तैयारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी अभी से उस तैयारी में जुट गई है और जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया, ये बीजेपी की 2024 की मजबूत तैयारी को दिखाता है। क्योंकि देखिए आदिवासी कार्ड खेला है और आदिवासी कार्ड खेलने का मतलब यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। उस मास्टर स्ट्रोक के सामने तमाम वो लोग भी धराशायी हो गए जो द्रौपदी मुर्मू को कबूल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी बन गई, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। जिन लोग का आपने बात किया झारखंड, आप देखिए झारखंड की जो राजनीति है वो आदिवासी जो वोट बैंक है उस पर टिकी हुई है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ना करे, लेकिन अब चूंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है, हेमंत सोरेन को आदिवासी वोटर्स की राजनीति करनी है, तो ऐसे में उन्हें आप कह लीजिए कि अपनी राजनीतिक फायदे के लिए जो है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना पड़ा। यही बात आप नवीन पटनायक की देखिए। नवीन पटनायक ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू को जो है वो अपना समर्थन दिया। द्रौपदी मुर्मू का उड़ीसा से कनेक्शन है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन नवीन पटनायक इतनी जल्दी और सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे, इसको लेकर थोड़े से सस्पेंस थे। इसी तरीके से देखिए जो उद्धव ठाकरे है, उद्धव ठाकरे को भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करना पड़ा। तो जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड इसमें साबित हुआ है वो द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी होना जो है वो ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है। उसी ने जो है इनके जीत के अंतर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जैसे कि आप मुझे बता रही है। और आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी ये प्लान कर रही थी कि किस तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट करना है, किस तरीके से जश्न मनाना है। जी, सुबह से ही तमाम समर्थकों की बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि आज मतगणना हो रही है, ऐसा लग रहा था कि चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। और इस कॉन्फिडेंस की एक वजह यह है कि बीजेपी एक इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करती है। चुनाव चाहे किसी भी स्तर का हो, किसी भी लेवल का हो, पंचायत चुनाव हो, चाहे आपके विधानसभा के हो, लोकसभा हो, या फिर ये राष्ट्रपति चुनाव, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली काम किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में और इसी का फायदा बीजेपी को हर चुनाव में मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव लड़ने का तरीका है, बहुत ही माइक्रो लेवल पर जो है भारतीय जनता पार्टी तैयारी करती है। चाहे कोई नगर निगम का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहती है। अपने कार्यकर्ताओं की जो पूरा प्रयोग जो इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी चुनाव में, उसका भरपूर इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी में आई है, उसके बाद इस कला में जो है भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा निखर कर सामने आई है। अमित शाह को सब जानते हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हैदराबाद का जो नगर निगम का चुनाव हुआ था उसमें खुद अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे बड़े बड़े नेता प्रचार करने पहुंचे थे। तो चुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन बड़े नेता भी जो है वो प्रचार करने से परहेज नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के। तो ये सारी चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बताती है कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करें तो देखिए हर चुनाव से पहले उनको इंटरनल फाइट का सामना करना पड़ता है। इंटरनल फाइट की वजह से पार्टी की तमाम बड़े नेता भी आज तक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, जबकि कांग्रेस के छोटा से छोटा कार्यकर्ता और तमाम नेता जनता से बहुत दूर हो चुके हैं। इसी का खामियाजा भुगतते। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू शपथ लेने वाली हैं। 25 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज मतगणना के बाद ये साफ हो गया कि देश को एक आदिवासी महिला पहली बार राष्ट्रपति के तौर पर मिलने वाली है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता को झटका लगा है। टीएमसी ने चुनाव से दूर रहने का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से दूर रहेगी टीएमसी। राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकता को जोरदार झटका लगा है। पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही किनारा कर चुकी है, टीएमसी पहले ही किनारा कर चुकी है उपराष्ट्रपति चुनाव से। आज राष्ट्रपति चुनाव का जो रिजल्ट है वो सामने आया है और उसके बाद ये खबरें आने लगी कि टीएमसी पहले ही किनारा कर चुकी है, यानी विपक्ष में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पहले ही फूट पड़नी शुरू हो चुकी है। टीएमसी ने किनारा कर लिया है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल विपक्ष फिलहाल टूटता हुआ ही नजर आ रहा है। और दिल्ली में जयराम रमेश ने दावा किया है, अहम खबर, ईडी के पास नहीं थे कोई सवाल। आज 2 घंटे तक ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ की है, जिसके बाद जयराम रमेश ने ये कहा कि ईडी के पास सवाल ही नहीं थे सोनिया गांधी से पूछने के लिए। सोनिया गांधी ने पूछताछ खत्म करने का निवेदन नहीं किया था। दरअसल सोनिया गांधी जब बाहर आई थी तो ये कहा जा रहा था कि वो लंच के लिए बाहर आई हैं, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि 2 घंटे की पूछताछ के बाद पहले दौर की ये पूछताछ खत्म हो चुकी है। और जयराम रमेश का ये कहना है इसके बाद कि दरअसल ईडी के पास सवाल ही नहीं थे उनसे पूछने के लिए। हालांकि 25 तारीख को अब एक बार फिर ईडी के सामने सोनिया गांधी को पेश होना है। सवाल कि अगर कुछ सवाल बाकी हैं तो सोमवार को पूछताछ करें, वो जाने के लिए तैयार है। मैं इस खबर का पूरा खंडन साफ भाषा में करना चाहता हूं कि ईडी सूत्रों के अनुसार जो कहा गया है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के गुजारिश से, कांग्रेस प्रेसिडेंट के निवेदन से आज की पूछताछ खत्म हुई क्योंकि वो कोविड मरीज थी, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत। एक और अहम खबर, अधर में लटका सीएम केजरीवाल का सिंगापुर दौरा। एलजी ने सीएम की सिंगापुर यात्रा की फाइल खारिज की। मेयर से जुड़े सम्मेलन में सीएम का जाना उचित नहीं, एलजी ने यह कहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा से जुड़ी फाइल खारिज कर दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि मेयर के सम्मेलन में भाग लेना मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त नहीं है। उपराज्यपाल सक्सेना ने प्रस्ताव को वापस लौटाते हुए कहा कि सम्मेलन में शहरी शासन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, जिन पर दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद जैसे निकाय काम करते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के सभी विभागों और प्रकोष्ठों के तत्काल प्रभाव से भंग कर देने का निर्णय लिया है। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने बुधवार को ये जानकारी दी। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट किया कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के अनुमोदन से सभी विभाग और प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से भंग किए जाते हैं। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री पटेल ने इससे अचानक ऐसे कदम को उठाए जाने को लेकर सवाल खड़े कर देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसके कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। और अब रुक करेंगे गुजरात का। गुजरात में नशे पर वार, नशे के खिलाफ एक्शन में नजर आई है गुजरात सरकार। 56 लाख की अवैध शराब पर चला रोलर। गुजरात में कहने को तो शराब बंदी है, पर बावजूद इसके प्रदेश से अक्सर शराब की बिक्री होने और शराब मिलने की खबरें सामने आती रहती हैं। ताजे मामले में सूरत में जिला पुलिस ने 56 लाख रुपए की अवैध शराब को नष्ट किया है। पुलिस ने अलग अलग इनपुट के आधार पर इस शराब को जब्त किया था और उसके बाद उसे सड़क पर बिखेर कर नष्ट कर दिया गया।